बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज अगर देखा जाए तो एक लिहाज से काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है, सियासी एतबार से भी और अदालती मामलात को भी अगर सामने देखें। अदालती मामलात इस लिहाज से कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जब उन्होंने ओहदा संभाला था तो आपको याद होगा कि उनकी तरफ से कहा गया था कि वो ज़्यादा अज खुद नोटिस लेने पर, सो मोटो नोटिस लेने पर यकीन नहीं रखते। आज उनकी जानिब से पहला सो मोटो नोटिस जो है वो लिया गया और वो ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब की मुबैना खुदकुशी का मामला है, जिन्होंने 15 मार्च को मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी और साथ एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें नैब के हवाले से बात की गई थी कि बहुत बेबुनियाद मुकदमात में उनको नामजद किया गया है और ये भी उस ख़त में लिखा हुआ था कि नैब के रवैये से वो तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं और चीफ जस्टिस से इस मामले पर नोटिस लेने की अपील भी की गई थी उस ख़त के अंदर। लिहाजा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है, नोटिस इस खत का उन्होंने लिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कहा मामला मलिक रियाज साहब की जो पेशकश थी वो भी कबूल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की ज़मीन के एवज़ 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली है। बहरिया टाउन को यह अदायगी 7 सालों के अंदर करनी होगी। अदालत ने नैब को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से भी रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि बहरिया टाउन मलीर में हासिल सरकारी अराजी के बदले पहले 4 साल के दौरान 225 अरब रुपए अदा करेगा। रकम की पहली किस्त सितंबर 2019 को अदा की जाएगी और बहरिया टाउन डाउन पेमेंट की मद में 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए अदा करेगा। फिर साथ ही साथ ये भी कि इसकी 30% रकम जो है वो बहरिया टाउन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई जाएगी, जबकि आखिरी 3 साल की अदायगी पर 4% सूद भी देना होगा। अदालत ने नैब से कराची केस से मुतालिक दस्तावेजात भी तलब की हैं। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने क्या कहा, उनका कहना था कि बहरिया टाउन से जो रकम मिलेगी वो सिंध हुकूमत को दी जाए, जिस पे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, माजरत चाहती हूँ, जस्टिस अजमत सईद साहब की तरफ से कहा गया कि हमें पता है कि पैसे कहाँ देने हैं, पैसे अभी आए नहीं, झगड़ा पहले शुरू हो गया। बहरिया टाउन की सर्विसेज इमारतों को बतौर सिक्योरिटी रखा जाएगा। तो ये तो बहरिया टाउन के हवाले से खबर हो गई। दूसरी तरफ अगर हम देखें सियासी मामलात पे तो बिलावल साहब जो कि हुकूमती कुछ वज़रा से, जिनके हवाले से वो कहते हैं कि इनके कलदम तंजीमों से लिंक्स हैं, उनसे बड़े नाला नज़र आते हैं, उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया कि हैज़ द गवर्नमेंट रिमूव्ड फेडरल मिनिस्टर्स एसोसिएटेड विद बैंड आउटफिट्स येट? नो। Are peaceful democratic political workers of PPP still in custody? Yes. साथ ही आज क्योंकि वर्ल्ड पपेट्री डे है, कठपुतलियों का आलमी दिन है, उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद का एक पैगाम भी दिया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और दो बहुत सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब और सलीम बुखारी साहब। आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं। आमिर अब्बास साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो ये जो मलिक रियाज साहब की पेशकश कबूल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पे ज़रा तबसरा फरमा दें कि 460 अरब की पेशकश है और एक और केस था वो जाली अकाउंट्स केस में जिसमें नैब ने उनको बुला रखा था। आज वहाँ तो वो नहीं आए, लेकिन अलबत्ता ये मलिक रियाज साहब को एक रिलीफ मिल गया। साथिया, ये आज से कुछ अर्से कबल जस्टिस एजाज अफजल साहब और उन्होंने एक जजमेंट दी थी। उस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि ये जो अलॉटमेंट्स हैं ये तमाम गैर कानूनी हैं और इसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि एक इम्प्लीमेंटेशन का बेंच बनाइए और वो बेंच डिटर्मिन करेगा कि इस लैंड की ओरिजिनल प्राइस क्या होनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो क्रिमिनलिटी हुई है उसकी हद तक उन्होंने कहा था कि नैब में रेफरेंस जाएंगे। अब जब मलिक रियाज साहब की बात आई तो उन्होंने एक ऑफर की थी विच स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम 100 बिलियन से चलती चलती ये 460 बिलियन पे चली गई है। अब 460 बिलियन उस ज़मीन की कीमत है क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो सा है वो है थर्ड पार्टीज़ का जो स्टेक पे था, जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियों से वहाँ पे प्लॉट्स खरीदे थे और उनकी सोसाइटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि अगर हम ये मलिक रियाज से ले भी लेते हैं और उसको MDA को दे देते हैं, मिली डेवलपमेंट को, तो वहाँ पर ना वो स्कीम बननी थी, ना वो लोगों को फैसिलिटी बननी थी, ना वो इतनी खूबसूरत एक हाउसिंग स्कीम बन सकती थी। तो पैसे मांगने की आज जरूर उन्होंने बात कर दी MDA के वकील ने, कि जो रकम मिलती है मलिक रियाज से वो सिंध हुकूमत को दे दी जाए। MDA की हद तक इस केस में उन्होंने कहा है कि अगर नैब रेफरेंस फाइल करना चाहता है, क्योंकि इसमें 2 फ्री कैन थे, एक वो थे कि जिन्होंने अलॉटमेंट अपने नाम पे करवाई और एक वो थे कि जिन्होंने कानून से हट के
गैर कानूनी तौर पर इनके नाम पे अलॉटमेंट की थी। उसकी हद तक उन्होंने कहा है कि अगर रेफरेंस फाइल करना है, क्योंकि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी हुई है, उस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अगर इन्होंने तो फ़ायदा उठाया, इन्होंने फ़ायदा उठाने के बाद जो फ़ायदा उठाया था वापस कर दिया, लेकिन उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके किसी को फ़ायदा पहुंचाया, खुद पहुंचाया, उसमें कौन से लोग थे, उसके बदले में उन्होंने क्या लिया, तो वो जरूर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। और एक और चीज है कि यकीन कीजिए, अगर ये बाज़ हलकों में कहा जा रहा है कि जी ये केस बना देते, अगर ये नैब के पास चला जाता ना तो आपको 460 क्या 60 बिलियन भी नहीं मिलने। अच्छा, चले तो यानी ये अच्छा हुआ फिर इरशाद भट्टी साहब। चलें, वो तो इन्होंने कहा कि भाई कहाँ से मदद ली, कैसे हुआ, उसके एवज क्या दिया, वो इन्वेस्टिगेट हो। बट अदरवाइज जिन लोगों ने ज़मीनें शमीनें प्लॉट्स लिए हुए थे, वो जो वहाँ के रिहायशी, वो तो आज खुश हैं इस बात पे। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है कि जो हमारे मुल्क है, जिसमें अगर ग्रैंड हयात आता है तो उसमें 17 अरब देकर, यानी आप ग्रैंड हयात का देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन देखें, बेज़ाब्तगियाँ देखें, घपले देखें, इमरान खान साहब के खुद फ्लैट्स हैं। कौन है जो, कोई जर्नलिस्ट, कोई जज, कोई साफ़ी, कोई जर्नल, कौन है जिसका वहाँ फ्लैट्स नहीं है? ख्वाजा आसफ, साद रफ़ीक, कितने कितनों के फ्लैट्स हैं, और हर पॉलिटिकल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आखिरी वो उन्होंने आके किया और आके कर गए। इस चक शहजाद फार्म हाउसेस देखें, सुना क्या जा रहा था, ये सब्जियों के लिए थे, यानी सब्जियां उगानी थी, उधर महल बना दिए। वो जैसे नहीं होते वो नवा में वो जो पेंट हाउस बैरी कजाक जैसे बड़े बड़े महल बनाते हैं, महल बना दिए और छोटे छोटे लॉन रख के उसमें अपने घर की सब्जियां, वो भी रेगुलराइज हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, अपनी अदालतों के साथ हूँ। और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वहां तो फिर 460 अरब रुपए मिल गए, वहां तो पेशकश मलिक रियाज नहीं, वो कहते हैं नैब के पास जाता 60 अरब भी ना मिलते। और मैं इस हक में हूँ। देखें, मलिक रियाज साहब का एक जब वो हुआ था ना, वो जो इधर एक डिसीजन आया था इधर, तो 5000 लोग बेरोजगार हुए थे। कौन है जो पाकिस्तान का बंदा जिसका 5 मरले 10 मरले फ्लैट? इस पे बहुत बात हो सकती है कि पैसे कितने दिए, क्यों दिए, कितने देने चाहिए थे, कितने और होने चाहिए थे, कितना सारा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं समझता हूँ कि अब हमने नवाज शरीफ साहब को जेल में, जरदारी साहब को मुकदमों में हासिल वसूल होता कुछ नहीं है। एक तो यानी यहाँ वसूल हो गया, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये बहुत वो वाली बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ख्याल है कि भाई जेलों में बंद करके क्या करना है। असल चीज तो ये है कि भाई आप पैसे रिकवर करें। एक मरतबा बिल गेट्स का वो गिरा, वो नीचे गिरे उसके हिस्से, उन्होंने कहा कि इसका तो सारा कुछ ही उधर सॉफ्टवेयर है, कोई पता नहीं चल रहा। तो वो जब नीचे गिरा, उसके बाद अगले दिन क्लिंटन ने उसको डिनर पे बुलाया और बुला के तो सामने उस टीवी कैमरों के सामने उसने कहा कि बिल गेट इज़ अमेरिका, अमेरिका इज़ ए बिल गेट। तो उसके बाद उसके हिस्से मार्केट्स और वो सारे चले गए। आपको यानी ये अगर ये गैर कानूनी था तो ये इसमें हम सारे शामिल थे। अगर ये जुर्म था तो हम सारे शामिल थे। लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुझे तो कोर्ट का फैसला है। इसी पे बुखारी साहब आपकी राय चाहूंगी, योर टेक ऑन दिस। अच्छा हुआ पेशकश उनकी कबूल कर ली, पैसे आ गए, रिकवरी हो गई, या फिर वो नैब के हवाले कर देते तो फिर वो पता नहीं कितने साल मामला चलता और हासिल वसूल जिस तरह यहाँ भी बात हो रही है कि कुछ भी नहीं होना था। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मैंने दोनों साथियों की राय सुन ली है। मैं जरा एक उलझन का शिकार हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं साबका चीफ जस्टिस के किए हुए फैसलों को सही समझूं या अब उसके बाद जो अब फैसले हुए हैं उनको मैं सही समझूं। मेरे लिए बड़ी मुश्किल ये सूरत हाल है। अगर आपको याद हो तो इसी मलिक रियाज साहब की जिंदगी अजाब कर दी थी साबका चीफ जस्टिस ने, जब उन्होंने डैम के लिए पैसे मांगे थे या उसके बाद जो फैसले उन्होंने किए थे। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है मलिक रियाज साहब का, बहुत अर्सा पहले उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा जहां भी कभी कोई काम रुकता है मैं फिर उस फाइल को पहिए लगा देता हूं। मेरे ख्याल से मेरे सारे साथियों ने ये इंटरव्यू सुना। सलीम साफी साहब वाला। ये क्या काया पलट जी, ये क्या काया पलट हुई है, कैसे हुआ है? इसमें सिर्फ एक रिलीफ का पहलू है और मैं अपने दोनों साथियों से इत्तेफाक करता हूं कि जिन लोगों के पैसे बैरिया टाउन में फंस गए थे, कराची के लोग जो सरापा एहतजाज थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, उनको कम से कम ये रिलीफ जरूर मिल गया है कि अब इस अदालत के इस फैसले से उनको वहां घर मिल जाएंगे सर छुपाने के लिए, उनकी रकम की वापसी हो जाएगी। ये तो एक अच्छा आसन फैसला है। दूसरी बात यह है कि मलिक रियाज साहब को भी अब चाहिए कि वो अपने उस पुराने इंटरव्यू को याद करके आइंदा से अपनी जबान खोलने से पहले बहुत कुछ सोच लिया करें
क्योंकि सारी एक्सपर्शन जो है हर उस फैसले पर फिर आती है जो भी उनके हक में होगा। ठीक है, आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अदालतों को ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि सिर्फ सजा देने से अगर लोग अपने हक से महरूम हो जाते हैं, लोग उजड़ जाते हैं, जिस तरह बेपनाह मिसालें हैं मैं आपको दूं, जब फाइनेंस कंपनियों का स्कैंडल हुआ था आपको याद है, जब कोऑपरेटिव का स्कैंडल हुआ था आपको याद है, बेपनाह ऐसे स्कैंडल्स हैं जिन्होंने लोगों की सारी जिंदगी की कमाई को बर्बाद करके उन्हें तड़पने और रोने के लिए छोड़ दिया। वो जो सॉब स्टोरीज थी वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। तो इस एतबार से तो ये फैसला बहुत आसान है। अब ये झगड़ा उठेगा कि ये जो पैसे आएंगे 460 बिलियन इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये जाएगा कहाँ? बिल्कुल, तो सही ये मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को अपने फैसले के साथ ही इसको भी डिटरमिन कर देना चाहिए कि इसकी यूटिलिटी। एक तो इन्होंने ये बात कर दी ना कि 30% रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई जाएगी। अब अगेन क्वेश्चन वो 30% भी कहाँ जाएगा? फिर वो एमडीए के वकील ने कहा कि जी जितनी रकम मिले वो सिंध हुकूमत को दे दें। उस पर भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स जो जस्टिस अजमत सईद साहब के थे कि हमें पता है पैसे कहाँ देने हैं, पैसे अभी आए नहीं, झगड़ा पहले ही शुरू हो गया। सो आई थिंक आपने भी उसी की तरफ निशानदेही की है। जी ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल से जस्टिस खोसा ने बिल्कुल ठीक ये ऑब्जर्व किया है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे फैसले। जी अजमत सईद साहब ने ये रिमार्क्स दिए। अजमत सईद साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैं मतलब ये है कि माजी में भी इस तरह के बहुत से फैसले हुए, बाद में उसके ऊपर फिर इस तरह की बंटवारा जो है वो शुरू हो जाता है। नेशनल वेल्थ है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम तवक्को कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका यकीनी तौर पर ख्याल रखेगी। पहले मैं चाहती हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गुस्सा उनकी पेशी पे, जरदारी साहब की पेशी पे, जो कल हमने देखा जिस अंदाज में आज उनके ट्वीट्स आए, उन्होंने एक और बात कह दी गुस्से के अंदर, गम के अंदर, या जो भी नाराज़गी उनकी चल रही है नाब की पेशी की वजह से, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। और वो क्या है, पहले ज़रा शॉर्ट सुन लीजिए। जहाँ तक आपने एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता। वीव हर्ड दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आई थिंक पॉलिटिकली इन्होंने ये अपने कैरियर के साथ जुल्म किया है। ये जो इस किस्म की स्टेटमेंट दी है कि अभी तो ये शुरू हो रहे थे और उसको आप क्या कह रहे हैं कि जी ये वही बात है जो डॉन लीक्स में आ रही थी कि इस मुल्क में अगर जो पहली वाली डॉन लीक आई थी कि जनाब प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रोटेक्टिव कस्टडी होती है, और इन्होंने भी कहा कि जी आपने उनको इसलिए प्रोटेक्शन दी हुई है कि आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई थिंक कि दिस इज समथिंग कि जिसको इनको ओपनली आके माजरत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये बातें नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का स्टांस था, जो मियां नवाज शरीफ ने बात की, जो ये कर रहे हैं, जो फजलुर रहमान ने भी आज मुंह खोला है, उसने भी यही बातें की हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अब बात क्या हुई मियां साहब के केस में, उनसे पूछा जाता था कि आप अपनी रसीदें दें, उनसे पूछा जाता था मनी ट्रेल दें, तो वो चले जाते थे इन चीजों पे। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। पूछा जा रहा है नेशनल एक्शन प्लान के लिए भी आपको याद है मुशावरत के लिए ऑपोजिशन जमातों को 28 को बुलाया, उधर भी नहीं जा रहे, उधर भी पार्क लेन था, मियां साहब का भी वो पार्क लेन थे, इधर भी पार्क लेन निकल आया। और दोनों उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब इसमें जब ये अलॉटमेंट्स हुई, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अरबों रुपए आ रहे हैं, इसका जवाब देना है। तो आई बिलीव कि शायद उन्हें, अब मुझे नहीं समझ आता कि जैसे आपने कहा कि गुस्से में कह दिया है या पता नहीं स्क्रिप्टेड कह दिया है या पता नहीं, यानी एक वो होता था कि वो एक नारा जो चला था, एक स्लोगन जगह जगह, मुझे क्यों निकाला, यहाँ इनके केस में आई थिंक है मुझे क्यों बुलाया। इरशाद भट्टी साहब, ये तो चले खालिसतन अदालती कानूनी या अगर पीपल्स पार्टी का नैरेटिव मान लिया जाए कि जी सियासी इंतकाम, लेकिन इस चीज़ के गम गुस्से में या इस चीज़ के रिएक्शन में आप वो नैरेटिव बोलना शुरू कर दें जो इंडिया का है, जो इस वक्त आपसे इंडिया कह रहा है, जो इस वक्त वो दुनिया को जिस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि वो मुझे क्यों निकाला के बाद रंगीन प्रिंटों के साथ दूसरी फिल्म मुझे क्यों बुलाया रिलीज़ हो चुकी है। रंगीन प्रिंटों के हाँ, रंगीन, वो पहले ब्लैक एंड वाइट थे थोड़े, तो उसमें अब ये है कि तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि पुलिस की वर्दी ना पहन के आए, थप्पड़ लग सकते हैं।
पहले आइए पहले पाइए टिकट मिलेगा। और दूसरी बात है कि पार्टियों से गुजारिश है कि 500 बंदे ना लाएं, ज़्यादा लाएं, हाल में काफ़ी गुंजाइश है। तो ये पहली तो बात। दूसरी है नस्ल दर नस्ल बेघरों भूखे नंगों का अरबपति लीडर बिलावल, यानी सर पर छत नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं, और पिछले 50 साल से हमें वो ग्रीन झंडी 0 पॉइंट पर रोटी कपड़े की मकान की दी जा रही है। आप पहले ये दूसरी तो बोंगी है ना, इसको तो छोड़ ही दें कि वो इंडियन जहाज़ आएंगे तो वो, ये तो बोंगी की इंतहा है। और ये एक स्क्रिप्टेड है और ये बड़ी प्लानिंग के तहत है, मनसूबा बंदी के तहत है। ये इसके पीछे मायूसी है, डेस्परेशन है इसके पीछे। पहले वो जो उन्होंने पार्लियामान में तकरीर की थी उसको भी जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने पिक किया था, हुकूमत का भी उस पर रिएक्शन आया था, ये उसी की कंटिन्यूटी नजर आ रही है आपको। इसके पीछे स्क्रिप्ट है, मनसूबा बंदी है, डेस्परेशन है, मायूसी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और वो सारे हैं। अब आ जाइए मिसाल के तौर पे कालेदम तंजीमों पे। शेख रशीद साहब पे पहला इल्ज़ाम है, हम शेख रशीद साहब जिहादी तंजीमों के साथ पिछले 30 साल से एक कलाशनकोव के अलावा किसी हुकूमत ने नहीं, जाली कलाशनकोव के अलावा उनको अंदर ही कर देते। इनकी 5 साल हुकूमत गुजर गई। आगे शहरयार अफरीदी के बिल्कुल बयान नहीं देना चाहिए था उनको, जो उन्होंने दिया था उस वक्त अपोजिशन में थे, मगर इनको वजीर बने हुए 3 महीने बाद इन्होंने दिया। जब मनी लॉन्ड्रिंग एंड पे पहुंचा उन्होंने कहे। आ जाइए असद उमर पे। असद उमर मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान खलील से। मौलाना फजलुर रहमान खलील वो आदमी, ये छोड़ दें कि वो खुद कुछ तंबाकू खिलाफ थे, तालिबान के खिलाफ थे, ये छोड़ दें। 3 तारीख को कॉन्फ्रेंस करवाई मौलाना फजलुर रहमान ने, कश्मीर ऑल पार्टीज़ कश्मीर कॉन्फ्रेंस। उसमें पहले टेबल पे जो बैठे हुए थे वो जरदारी साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, और साथ मौलाना फजलुर रहमान खलील भी थे, ठीक है, और साथ अमीर हमजा थे जमात उद दावा के नायब अमीर। तो क्या बिलावल ने जरदारी साहब को कहा है कि आपको मैं पार्टी से निकालता हूं या आपको मैं मुअत्तल करता हूं? कोई चेयरमैनी से आप तो उनके साथ बैठे थे, जिसके साथ असद उमर बैठा गुनाह, जिसके साथ वो नहीं बैठा वो गुनाहगार। वो हलाल है, ये हराम है। अब आ गई इस पे। बिलावल साहब ने कलमा पढ़ा मोबाइल में, करप्शन नहीं किया। मैं तो उस कलमे के बाद उनसे मान लेता हूँ करप्शन नहीं की उन्होंने, कोई करप्शन नहीं। मगर वो मुझे ये समझाएंगे, 1 मिनट सिर्फ लूँगा, मुझे वो समझाएंगे कि वो शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम अनवर मजीद की करप्शन के क्यों दिफा कर रहे हैं? कभी उनको पता है? कभी उन्होंने अपने बाबा जानी से पूछा कि हमारे पास इतनी दौलतें, अन्यवाद दौलतें कहां से? पीएससी के मेंबर्स भी बनाया, तो शर्जील मेमन ने चले रिजाइन कर दिया कि मेरे पे मुकदमा है, मैं नहीं बन सकता। हमारे पास इतनी दौलतें कहां से आई जो ना दादे के पास थी ना कुछ। फिर उन्होंने, मैं एक ब्रेक ले लूं भट्टी साहब, ब्रेक ले लूं, बड़ी देर से कह रहे हैं, मुझे पता है आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, आप की ओपिनियन चाहूँगी इस पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट भी किया कलदम तंजीमों को लेके। फिर हम देख रहे हैं कि वो गाहे बगाहे जिक्र कर रहे हैं उन 3 वज़रा का। उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करता हूँ कि उनको सैक किया जाए, काबीना से निकाला जाए, और फिर ये इंडियन जहाज़ वाली बात भी कर दी। ये क्या रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? ये वही वाला नैरेटिव जो नवाज शरीफ साहब का था जब उनके मुकदमात चल रहे थे अदालत में, वही चीज़ आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रही? थोड़ा सा हमें अपनी याददाश्त को बेहतर करना होगा। पहली बात तो यह कि जो कुछ भी बिलावल ने कहा वो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो किसकी खिदमत कर रहे हैं इसके बारे में दो राय नहीं है जी। लेकिन मैं जरा आपको 2013 के इलेक्शन में वापस ले जाता हूं। मुझे बताइए कि ये किसने कहा था कि सिपाही साहबा और लश्कर तैयबा ने नवाज शरीफ की मदद की है 2013 के इलेक्शन में? क्या आपको याद नहीं है कि किसने वायरल की थी वो राना सनाउल्लाह की और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब की तस्वीर? क्या भूल जाते हैं हम लोग? हमारी इतनी याददाश्त महदूद है। ये जिसने ये बुनियाद डाली थी, इससे पीछे चले। आप मुझे बताइए कि किसने कश्मीर जहाद का बेड़ा गर्क किया? दिस वाज जनरल मुशर्रफ, जिसने कहा कि मैं अपनी सरजमीन को किसी पड़ोसी मुल्क के में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। किसी ने कहा ये कहाँ है जहाद कश्मीर का जिक्र अब? तो हम सारे भूल जाते हैं बड़े आराम से। ये बड़ी तकलीफ बात है। दूसरी बात यह है कि आपको मैं याद दिला दूं, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट रेगन ने गुलबदीन हिकमत यार को एज ए हेड ऑफ स्टेट रिसीव किया था। ये रिकॉर्ड की बात है, देख लीजिए, इसलिए कि उन्हें तालिबान की अफगानिस्तान में जरूरत थी। तो ये सारे इंटरेस्ट जो है ना, इनके नेशनल इंटरेस्ट, ये हफ्ते के दिनों की तरह बदलते रहते हैं। तो इनको तो छोड़िए, ये बहुत गलत हरकत की बिलावल ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। आई होप
वो है, he has the guts to come public and say कि ये मुझसे लूज शॉट खेली गई है, मगर फिर सबको कंडेम करें बैठ के यहाँ, जिसने ये हरकत की है सबको होना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सिंगल आउट करेंगे तो अग्रीड, रॉन्ग मैसेज। अग्रीड, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो वैसे फैक्ट है ना कि माजी में हर किसी ने अपने तौर से, उसको अब नजरिया ज़रूरत कह लें, उसको मुफादात के लिए कह लें, किया है। बैंड आउटफिट्स के हवाले से यही एक टाइम पे एसेट्स माने जाते थे। नहीं, बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। यानी हम ये जो रेगन का उन्होंने कहा था, इन सारों को रेगन साहब ने कहा था दे आर फोर फादर्स ऑफ अमेरिका, यानी ये भी उन्होंने कहा था। और ये फसलें बोई किसने हैं? ये सारे हीरोज होते थे, ये सारे कमाल के लोग होते थे, सारा कुछ होता था। ये तो बाद में बदला। मगर ये है कि प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब बात करें, नवाज शरीफ साहब मुंबई वाली बात करें, ये सिपाही साहबा वाली बात हो और ये लश्कर तैयबा वाली बात हो, सारी गलत है। मगर दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आज़म से मुझे और कोई गिला, नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म साहब से कोई गिला नहीं। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, उनकी बात को इंडिया ने कहा कि मीडिया पे मैंने देखा 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने पहली मरतबा इतराफ़ किया। पाकिस्तान के अपने वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हैं। और अभी बिलावल साहब की जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी, उस पे भी यही इंडियन मीडिया ने कैप्शंस लगाए, यही हेडलाइंस। बिलावल साहब जो थे, बिलावल साहब उस वक्त पहला बयान कर रहे थे जब यूएनओ में चीन टेक्निकल बुनियादों पे मसूद अजहर को रुकवा रहा था। हम बता रहे थे कि हमारे वजीर भी इन्वॉल्व हैं। मैं फिर भी उनको नहीं कहता वो मुल्क दुश्मन है या उन्होंने टाइमिंग्स पे आपको एतराज़ है। ये तवक्को वो उस वजह से, बाकी बिला वो जो है कि वो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने कहा था कि करप्शन मैं वो नहीं करता, तो मैं ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, यानी हमें तो ये तवक्को थी कि ये फ्यूचर होंगे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे होंगे। जितने उन्होंने बातें कर दी हैं, जितनी कल और अब दोबारा बातें उसको अपने आप को कर दी हैं, तो ये तो सारी उम्र इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल क्यों कर रहे हैं वो अनवर मजीद का दिफा, मुझे आज तक समझ, खुद करप्शन मैं मानता हूँ नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने जरदारी साहब से नहीं पूछा कि सालगिरह केक्स, घर के खर्चे, लॉन्ड्रियाँ, बर्गर, पिज़्ज़े, इमरजेंसी लाइट्स, कुत्तों की खुराकें, ये जाली और ओमनी अकाउंट से क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं पूछते कि मेरे और अयान अली की टिकटें एक अकाउंट से क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं पूछते कि ये नहीं धेले का नाम काम किया है, ये आपसे थोड़े से चंद गज के फासले पर मुसावात की बिल्डिंग है, वहाँ फ्लैट है, जो उन्होंने साबित कहा हुआ है कि ये बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे दे दिया, बीबी के अपने असासों में नहीं है। तो ये क्यों नहीं पूछते कि ये मैं 1.5 अरब का असास, 8 रुपये फी मरला ज़मीन, 14 लाख का इस्लामाबाद का घर, 30 लाख का कराची क्लिफ्टन, क्यों? फिर उन्होंने जो दादा ने दी है वो भी नहीं है। आखिर यानी मनी लॉन्ड्रिंग जीआईटी रिपोर्ट, वो कहते हैं मैं 1 साल का था कि मुझे उन्होंने इसमें शामिल कर लिया, मैं शेयर होल्डर बना था, मेरा इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आके वो गलत कर जाते हैं, भाई 1 साल के थे तो आपको तो नहीं पता, मान लिया, पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम 3 इनेक्सचर 60 सफ़ा नंबर 525 30 जून 2011 की बैलेंस शीट 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2011 को दस्तखत की बिलावल ने। 1 साल में शेयर होल्डर्स वो बने, 2008 में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ओनर बने, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट्स अकाउंट शीट पर दस्तखत करते रहे, सब कागजात जीआईटी में लगे हुए हैं। 22 साल तक, 23 साल तक, 24 साल तक वो पूछ तो लेते कि ये कंपनियां क्यों जब वो बेनिफिट हुआ, आई थिंक वो राजा आमिर अब्बास साहब, ये तो चीज़ फैक्ट है ना कि उस टाइम 21 साल की उम्र थी जब वो बेनिफिट जो है मिलना शुरू हो गया, कि वो इस लिहाज तक, इस हद तक तो ठीक है कि जब ये बना उस वक्त तो उनकी उम्र 1 साल से कम थी, बट उसके बाद बेनिफिट तो हुआ है, अगर उसी जीआईटी के अंदर जो चीजें मेंशन की गई हैं। अगर ये टेक्निकली अपना केस लेके जाएंगे तो एक चीज ज़हन में रखने की है कि बिलावल भुट्टो साहब कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। उनको कोई दुनिया का कानून ये नहीं कह सकता था कि आप ना कंपनी में शेयर करें, आप किसी से बिजनेस ना लें, किसी से पैसा ना लें, सिर्फ आपने डिक्लेयर करना है। एंड नंबर 2, या उन पे मैक्सिमम ये एलिगेशन लगेगा जैसे हसन और हुसैन पे कि जनाब आप बेनिफिशरी थे, आप खुद कुछ नहीं कमा रहे थे, ये पैसा जो सा था ये आपके जो वालिद साहब हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर है उनका है, और ये जो मुख्तलिफ अकाउंट से आ रहा है, जैसे बैरिया से आया, उधर से आया, जैसे ओमनी ग्रुप से आया, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो नज़र आएगी कि अगर शुगर मिलों का वो पैसा था, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अगर आके लैंड करते हैं, पार करते हैं जरदारी साहब की फैमिली या उनके अकाउंट्स में, तो फिर अजीज़िया में जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब चूँकि जो मेजॉरिटी 88% पैसा जो जद्दा की फैक्ट्रियों का था
वो मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में पाकिस्तान आया। तो इसलिए बेनिफिशरी वो हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जिनको अब उन्होंने डिफेंड करना है, और डिफेंड करने के लिए आपको ज़रूरी है कि ठीक है वो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल रिटोरिक्स देना है, ये उनका राइट है, बेशक वो जो भी कहे, आज जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड पपेट्री डे पे इमरान खान साहब को उनका राइट है, लेकिन साथ में ये जो नेशनल आपका जहां पे आ जाता है ना कि एक नैब, एहतसाब, अदालती कानूनी जंग के अंदर कलदम तंजीमें, वुज़रा जिनके लिंक्स हैं, इंडियन जहाज से छुपा दिया, आपके पास उस चीज पे बेशक आप किसी का कहने पे भी ना कर रहे हो, लेकिन फिर ये होगा कि जहां आपका अपना इंटरेस्ट आ गया तो फिर तमाम प्रिंसिपल्स भी भूल जाते हैं, फिर तमाम चीजें भी भूल गई, फिर नेशनल इंटरेस्ट भी भूल गया, तो अपना इंटरेस्ट। बुखारी साहब क्विकली सर, मुझे आप कुछ कहना चाह रहे थे, देन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। सर फरमाइए। जी मैं बस मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो जो कल वहाँ इस्लामाबाद में हुआ और उसके ऊपर जो बयानात आज पीटीआई की लीडरशिप के हैं, काश कोई उनको ये याद कराता कि जब आप इस्लामाबाद में बैठे हुए थे तो आपने पुलिस के साथ क्या किया था, क्या लोगों को कार भूल गए हैं, क्या लोगों को फांसी देने के बयानात भूल गए हैं। मुझे तो शर्म नहीं, समझ नहीं आती कि किस जुर्रत के साथ लोग बैठ के बिल्कुल एक उल्टा नैरेटिव जो है वो स्टेट करने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत करना चाहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना चाहते हैं। हमने कहा तुम नंगे वतन हो, नंगे दीन हो, गद्दार वतन हो तुम। हमने कहा कि ये जो बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं ये सिर्फ इसको इक़्तिदार में रखने के लिए होती हैं। मुझे ये बताइए कि अगर अब जो कुछ हो रहा है ये नवाज शरीफ ने किया होता तो क्या होता, जरा इसका मुझे जवाब चाहिए जरूर मेरे अपने दोनों साथियों से भी, कि वो कहते हैं हम आप एक कदम बढ़े हम दो बढ़ेंगे। वो जो जहाज भेज के हमारी वायोलेशन करते हैं, जंग का आगाज करने की कोशिश करते हैं, अब तो कोई नहीं बोल रहा। ये मुझे डबल स्टैंडर्ड कभी याद समझ नहीं आया। अच्छा फरमाइए। है टाइम आपके पास? जी जल्दी से कहते हैं। नहीं जल्दी से तो नहीं, जल्दी नहीं। चलें फिर ब्रेक से वापस आके भट्टी साहब जो है रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं बुखारी साहब की इस बात पे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बुखारी साहब, ये शायद भट्टी साहब की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ब्रेक में ये बात ऐसी कर रहे थे, लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं आपको जो आपने बात की नवाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन आई थिंक आप कुछ एक जुमले की कहना चाह रहे हैं। फरमाइए शायद भट्टी साहब। एक जुमले की इजाजत सुन रहे। देखिए मेरा मकसद ये था जरूर। कि हमारी सियासी क़यादत को भारत, अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों के बारे में पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए बयानात जारी नहीं करने चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है। अमेरिका से ताल्लुकात बहुत ठीक हो गए हैं, पहले तो कभी इतने ठीक ही नहीं रहे। ये किसने कहा था आपको भी पता है, और पोम्पियो ने कल क्या कहा है वहां पर, ये भी आपको सबको पता है। तो हमें इन सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बोलते हुए हमारी क़यादत को बहुत मुतात रहना चाहिए। ओवर टू भट्टी साहब। ठीक है भट्टी साहब। देखिए मैं वो बुखारी साहब ने कहा ना नवाज शरीफ सब कुछ करता है, तो क्या कहते हैं ये पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल इस हक में हूँ, अल्लाह के नाम पे ये बंद कर दें गद्दारी के फतवे। और मजहब पे और वतन पे कोई किसी मेरा काम नहीं है कि फतवे देना। और मुझसे ये सारे ज्यादा मुहिब वतन है, मुझसे ये सारे ज्यादा अल्लाह के करीब हैं या इस्लाम के करीब हैं, ये मेरा नहीं है। मुझे एतराज़ क्या है, मुझे एतराज़ ये है कि नरेंद्र मोदी ढाका में कहता है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में मेरा हाथ है, अमली तौर पे जद्दोजहद में हिस्सा लिया। वो सीना वाजिद के साथ उस तस्वीर के आगे तस्वीर खिंचवाता है जिसमें हम हथियार डाल रहे हैं। मुक्ति बाहिनी का जिक्र करते हैं, वो मुक्ति बाहिनी का जिक्र करता है। वो काबुल में चंद घंटे पहले आपके खिलाफ कहता है कि दहशतगर्दों की पनाह गाहें। आप अजीत डोल के साथ उसको घर बुला लेते हैं, कोई इदारा आपके ऑन बोर्ड नहीं होता। मुझे एक एतराज़ है, नहीं आना चाहिए था, पग नहीं बांधनी चाहिए थी, हैप्पी बर्थडे के केक नहीं काटने चाहिए थे। एक दूसरा मुझे एतराज़ है कि उफ़ा डिक्लेरेशन से नवाज शरीफ ने कश्मीर क्यों निकाला। तीसरा मुझे एतराज़ है कि शौर फरदा मकबूल भट्ट की किताब थी अगस्त 92 पहले दौर हुकूमत में क्यों पाबंदी लगाई। तीसरा मुझे एतराज़ है कि ये जंदल को लेके मरी क्यों चले गए। पांचवा मुझे एतराज़ है कि मुंबई अटैक्स की उन्होंने क्यों बात की उस वक्त जब आपने किया। मैं मान लेता हूँ, फ़र्ज़ करें आज हम मान लेते हैं कि डॉन लीक्स में नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ठीक है, मान लेते हैं मियाँ साहब सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। क्यों GIT बनाई मियाँ साहब ने?
क्यों हम घास खाने वाली कौम है? क्यों GIT बनाई? क्यों GIT में MISI के आपने लोग रखे? हालांकि इनको तो इतराज था, इन्होंने रखा, वजीर आजम थे ना। क्यों रिपोर्टर को ECL पे डाला? क्यों दर्जन भर रिपोर्टरों से तफ्तीश करवाई और उनको GIT करने की जरूरत ही ना पड़ती? क्यों वज़रा से इस्तीफे लिए? उस वक्त क्यों वज़रा से इस्तीफे लिए? क्यों? आप वजीर आजम थे, 3 बार वजीर आजम थे, सबसे बड़ी जमात के सरबराह थे, आप इनकलाबी थे, जमहूरिये थे, मजामती थे। आप ये कहते हैं कि अगर आप अपनी बात पे इतने ही कायम थे, आपको डटे रहना चाहिए था। आपको ये नहीं कहा कि मेरी बातों का खुलासा पेश करें, मुझे करने। मैं पूछ रही हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं, एक मिनट सुन लेना, सुन। आप कह रहे हैं कि आप फिर डटे रहते, इन्वेस्टिगेट ना करते। इनकलाबी, जमहूरी, मजामती, और आप थे 70 साल तारीख बदलने वाले थे, आप सच्चे थे, डट जाते, आप हक पर थे, ना करते हुकूमत आपकी, मामला सुलझा देते। लेकिन अगर आप इतने कमजोर थे, इतने समझौता वाले थे, इतने इक़्तिदार पसंद थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो फिर आपने क्यों उसी रिपोर्टर को मुल्तान बुलाकर फिर वही बयान दे दिया? यानी वो गलत, वो ठीक, धरनों के पीछे कोई है ठीक, धरनों के पीछे नहीं, जनाब स्पीकर ठीक, जनाब स्पीकर गलत, मैनू पता ही कोई नहीं, अब्बे नू पता है, पुत्रा नू पता है। यानी कभी वजीर फारग, मुशाहिदुल्लाह फारग, कभी मुशाहिदुल्लाह सीने के साथ, ये क्यों? और फिर दूसरी बात यह है कि आप, इंडिया हमारा नॉन दुश्मन है। इमरान खान अगर मोदी को बुला के बनी गाला में बुला के केक कटवाए तो मैं सबसे पहले इमरान खान के बनी गाला के पास जाऊंगा कि भाईजान ये नहीं। पार्लियामेंट में वो अगर मोदी को दावत दे, स्पीच में मोदी को दावत दे कि हमारे साथ दोस्ती करो, मैं उसके हक में हूं। ओके, तो ये तरीकाकार। हाँ, ये तरीका। राजा आमिर बासा, मुझे बता दें कि ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि मरियम और बिलावल का जिक्र करते हुए कि जी अब्बू बचाओ जो तहरीक है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें वो भी एक जॉइंट अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रही हैं। जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिल रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान का भी बीच में जिक्र होता है, जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि हुकूमत इनवाइट करती है 28 मार्च को, अपोजिशन जमातें कहती हैं हमने नहीं जाना, तरीक़ाकार पे एतराज़ है जैसे इनवाइट किया गया। सो ये तमाम तर चीज़ें ये इसी तरीके से चलती रहेंगी एहतसाब को लेकर के सियासी इंतकाम है की अपोजिशन की बनाने या की मुश्किल हो सकती है हुकूमत के लिए। ये बनेगा, लेकिन ये सिर्फ ट्विटर पे आपको नजर आएगा। आपको रोड पे कल जो इनका जलसा था, कोई शख्स नजर नहीं आया होगा कि मुस्लिम लीग नून का कोई आया हो, इनकी हमायत में निकला हो। बल्कि मैं ज़ाती एक मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडर हैं, जब उनके साथ बैठा था तो उनसे बात की कि भाई पीपल्स पार्टी वाले आपको देख रहे हैं, आप आइए, उनका जलसा है बिलावल साहब का। उन्होंने कहा असी तो अपने दे पीछे नहीं गए थे, इन्हों दे पीछे की जाना है। जब सोच ये आ जाए कि जनाब वो मियां साहब के लिए अगर नहीं निकले, तो जब मियां साहब और तो वो कहाँ इनके साथ होगा। ट्विटर पे आपको नजर आता रहेगा, असेंबली में शोर शराबा होता रहेगा। अदरवाइज मैं एक बात कहता जाऊंगा कि बात ये है 23 मार्च आ रहा है कि ये शख्सियात अब मैटर नहीं करेंगी, नो मैटर कोई भी हो, पाकिस्तान और पाकिस्तान का मफाद देखा जाएगा। दैट इज इट। बुखारी साहब, आपको ये जो जॉइंट अपोजिशन बनाने की कोशिश है, और ऑब्वियसली ये भी मुकदमात के बाद ही है ना, अवाम भी उस चीज़ को देख रही है। नवाज शरीफ साहब के जो बयानात रहे हैं या बिलावल साहब के जो बयानात रहे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, फिर उनका जेल में मुलाकात करना, अयादत की हद तक तो हम सब ने कहा कि ऑब्वियसली गुड, इट वाज अ गुड जेस्चर। बिल्कुल अयादत, बीमारी पे कोई वो सियासत नहीं होनी चाहिए, अलग होना चाहिए। बट उसके बाद से मुलाकातें सिलसिला बढ़ के मौलाना फजलुर रहमान साहब तक, आपको लगता है कि ये चल पाएगा, ये इत्तेहाद, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? पहली बात तो यह है कि ये इत्तेहाद पहली दफा नहीं बन रहा है, हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है। यूडीएफ से शुरू हो जाए आप 1960s से, और उसके बाद सवाए इत्तेहाद बनने के और कोई काम यहाँ हुआ नहीं। और ये सारे इत्तेहाद जाती मुफाद पर तश्कील दिए जाते हैं, इनके जाती एजेंडे होते हैं, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। किसी ने आज तक पाकिस्तान बनाओ मुहिम के ऊपर, या पाकिस्तान को तरक्की दो, या पाकिस्तान की गुर्बत मिटाओ, इसके ऊपर किसी ने इत्तेहाद बनाया? सब ने सियासत के लिए बनाया, सबके अपने सियासी एजेंडाज हैं। और ये जब तक इस मुफाद की बुनियाद पर ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक ख्वाब रहेगी। और बाज आना चाहिए इनको, बहुत हो गया। आप देखिए इस मुल्क में जमात इस्लामी और ANP एक दूसरे का नाम सुनने को गवारा नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ कमरे नहीं मिलती थी, लेकिन इत्तेहाद की हुकूमत बनाई KPK में। उसके बाद आप आ जाइए MQM और पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN, MQM और PATI। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, कोई ट्रंक लेके जा रहा है मुकदमे लड़ने के लिए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, आज वो उनके इत्तेहादी हैं। तो ये सारे मुफाद बेस्ड हैं, सारे ऑब्जेक्टिव जो है इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हैं, और इसके लिए इत्तेहाद बनते रहते हैं। इनका कोई मानी नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये इलेक्शन लड़ने के लिए होते हैं। और यही इत्तेहाद जो हुकूमत का बना, जिस तरह आपने MQM का जिक्र किया, तो PTI ने लिया उनको ना, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। अभी इस हवाले से भी जो खबरें हैं कि 3 वजारतें और इत्तेहादियों को जाएंगी, एक मोना सिलाई साहब का नाम सामने आ रहा है काफ लीग से,
MQM की तरफ से अमीनुल हक साहब और एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से। यानी ये मजबूरियां तो हैं कि आपको एक बड़ा शेयर इत्तेहादियों को देना पड़ता है। बुखारी साहब जी जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी थिन मेजॉरिटी आपके पास होगी उतने ही वल्नरेबल आप होंगे। ये जो नाम आपने लिए हैं, जो हमें बहुत छोटी छोटी पार्टियां नजर आती हैं, इनको जरा एक तरफ करके तो देखिए ना सूरत हाल क्या है। इसीलिए उनकी ब्लैकमेलिंग, उनका प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा और इमरान खान साहब कर रहे हैं और PTI को करना चाहिए। करना चाहिए। भट्टी साहब, और हिस्सा मांग लिया इत्तेहादियों ने, हुकूमत के लिए इसी तरीके से चलाने पड़ते, कोalition गवर्नमेंट्स ऐसे ही चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलाए जाएं, खिंच के रखें, इस चौथे गियर में रखें और 120 पे रखें। 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है। इमरान खान साहब ने 10, 15, 20 का वादा किया था। उनकी मजबूरियां हैं, मानते जाए। मैं तो कहता हूँ सारों को बनाएं वजीर, जितने उनके साथ हैं। 162 भी बन जाएंगे तो क्या हो जाए, गाड़ियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। बनाएं, काम तो है कोई नहीं। 6 वजारतें 5 हैं इस्लामाबाद की टोटल 24 किलोमीटर की। मेजॉरिटी नहीं मिली ना, नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी को देखें, कोई ऐसा बंदा नहीं इस मुल्क में आया जो कहे कि यार लानत भेजो इस मेजॉरिटी पे, मैं दोबारा जा रहा हूँ। ये मैं नहीं कर सकता। यानी चोरों को नहीं ले सकता। आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ में मैं शामिल नहीं हो सकता। 2/3 मेजॉरिटी के लिए इसी में रोते रहना। हमारी हम जो है ना 1/3 भी नहीं रह गए। आवाम जो है रुल गए हैं, टैक्स लग गए, महंगाई हो गई। मैं ऐड कर दूं कि वजीर आप बेशक भले से लेते रहे, जितने भी लेते रहे, खुदारा जो आपने वजीर रखे हुए हैं जिनको 7 माह हो गए हैं, उनसे जरा हिसाब ले ले और जरा उनसे पूछ ले उनकी कारकर्दगी क्या है। उनके नाम मैं नहीं लेता, लेकिन पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं। और सब आप सबसे बड़ा नाम तो असद उमर साहब का है, जो आपके वजीर खजाना है, जिसकी असद उमर नहीं, जिनको पता था कि वो वजीर खजाना होंगे और अवाम असद उमर है बाबा चीखों वाला। उसने कहा चीखें निकलेंगी, वो बाबा निकल रही है ना। इरशाद हुसैन की कहाँ गई रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ गई। आपको वाइंड अप पर बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।